जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपकी टीचर फ़ोज़िया कामरान। इकनॉमिक्स की आज हम अपनी क्लास लेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हकीकी कौमी आमदनी और ज़र्री आमदनी। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि आपको पता है कि कौमी आमदनी हम किसे कहते हैं। हकीकी आमदनी से मतलब ये होता है कि वो अशिया व ख़िदमत जो कि पूरे साल के दौरान कोई भी मुल्क अपनी कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल करते हुए पैदा करता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, वो हमारी हकीकी आमदनी होती है। फिर इससे आपने ये देखा होगा कि कोई चीज़ ग्राम में होती है, कोई किलो में होती है, कोई लीटर में होती है, कोई मीटर में होती है, कोई पर पीस होती है, कोई डज़न में होती है, दर्जन में। ठीक है ना। तो अब इन सब चीज़ों को तो हम ये नहीं कह सकते इतनी आमदनी हुई हमारी, इतने किलो गन्ना पैदा हो गया। हम इसको ज़री मालियत में ले लेते हैं, उसकी कीमत मालूम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 50 गन्ने पैदा हुए, एक गन्ने की कीमत 10 रुपये है, तो 500 रुपया की हमने गन्ने प्रोड्यूस कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि अशिया व ख़िदमत की बाज़ारी कीमतों के पेश नज़र हम कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब बात है कि ज़र्री आमदनी और हकीकी आमदनी, इसमें क्या फ़र्क है। ज़र्री आमदनी और हकीकी आमदनी में जहाँ तक फ़र्क की बात है वो ये है कि हकीकी आमदनी हम अशिया व ख़िदमत की मिक़दार को कहते हैं और ज़र्री आमदनी हम उन अशिया व ख़िदमत की कीमत को कहते हैं। अगर किसी वजह से कीमत दुगनी हो जाती है लेकिन अशिया व ख़िदमत की मिक़दार सेम रहती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौमी आमदनी दुगनी हो गई है, क्योंकि ज़र्री उनकी कीमतें ज़्यादा हुई हैं, उनकी मिक़दार ज़्यादा नहीं हुई। ये और इसी तरह वाइस वर्सा कि अगर हम कहते हैं कि कौमी आमदनी जो है वो, अगर ज़र्री आमदनी जो है वो या उसकी कीमतें कम हो गई हैं तो जी हकीकी आमदनी में कमी वाक़ई हो गई है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हकीकी आमदनी में अशिया व ख़िदमत की मिक़दार में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। ये सिर्फ़ उनकी कीमत कम होने से ज़र्री आमदनी कम हो रही है। आप अब इसकी मिसाल देख लें कि मिसाल के तौर पर कौमी आमदनी का जो साल है वो 2005 है। 2005 में हमारी ज़र्री आमदनी 500 अरब रुपए थी। किस तरह थी कि कीमतों का म्यार 100 था। हमने ज़र्री आमदनी डिवाइडेड बाय कीमतों का म्यार इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया, हकीकी आमदनी कितनी आ गई, 500 अरब रुपए। लेकिन अगर अब कीमत ज़्यादा हो जाती है, या आप ये कह लें कि अगले आने वाले सालों में कीमतें जो हैं वो डबल हो गई, जैसे कि 2010 में कीमतों का म्यार जो है वो 100 से 200 हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आमदनी भी 2000 अरब हो गई। क्यों? इसलिए कि ये कीमतों में इजाफा है, अशिया व ख़िदमत की मिक़दार वही 500 अरब रुपए है। ठीक है ना। हमारी हकीकी आमदनी में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, ये आमदनी सिर्फ ज़र्री आमदनी में इजाफे की वजह से है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर है कौमी आमदनी की पैमाइश। कौमी आमदनी की पैमाइश हम 3 तरीक़ों से करते हैं। पैदावार का मजमूआ जो है बाज़ारी कीमत के लिहाज से, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इसकी कीमत क्यों लगाते हैं, हम क्वांटिटी क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है जी। फिर आमदनियों का मजमूआ आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के मजमूए के लिहाज से और कुल खर्च के तरीके से। ठीक है जी। सबसे पहले अब इसमें हम पैदावार का मजमूआ या बाज़ारी कीमत के लिहाज से कौमी आमदनी की पैमाइश कर लेते हैं। आपको पता है कि कौमी आमदनी में कौन कौन से शोबे हमारे शामिल होते हैं, ज़रई, सनती, ठीक है, जो हमारे सर्विसेज देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर, असातिज़ा, वकीला वगैरह। ठीक है जी। अब हमने इनकी जो है पैमाइश डिफरेंट होने की वजह से हमने इनकी कुल पैदावार की बाज़ारी कीमत मालूम कर लेते हैं, ताकि और जितने भी लोगों के अफराद जो हैं वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनकी सालाना आमदनियों को हम जमा कर लेते हैं। इस तरह से अशिया व ख़िदमत की पैदावारी मजमूए के हिसाब से उनकी ज़र्री आमदनी मालूम हो जाती है। ठीक है। अब हम इन बाज़ारी कीमत के हिसाब से देखते हैं। आप ये देख लें कि यहाँ पर बाज़ारी कीमत कैसे ली गई है। गंदम 10 लाख, मैं सिर्फ ये ऊपर वाला एक बताऊँगी, बाकी आप लोगों ने ख़ुद से रीड कर लेना है। ठीक है। अशिया व ख़िदमत में यहाँ गंदम ली गई है, कुल पैदावार 10 लाख टन, बाज़ारी कीमत 300 रुपये मन। तो अगर अब हम 300 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 करोड़ रुपए आ गए, यानी कि बाज़ारी कुल मालियत 10 लाख मन गंदम की
कितनी है? 3 करोड़ रुपए। इसी तरह हम ये सब चीज़ें जो इसमें मेंशन की गई हैं, डॉक्टर, असातिज़ा, वकील, ठीक है जी, इनकी तमाम की कुल पैदावार बाज़ारी कीमत से मल्टीप्लाई करने के बाद हम हासिल कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि कुल मालियत, आखिरी वाला जो कॉलम है, उसके अंदर हम सबको जमा करें तो हमारे पास 2,35 करोड़ रुपया क्या आ जाता है? कुल कौमी आमदनी आ जाती है। अब इसको जमा करते वक्त हमें कुछ प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। प्रिकॉशंस जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहला प्रिकॉशन जो है, अगर आपको याद हो तो जीएनपी में मैंने आपको बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि जब ये आगे आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये वही वाला पॉइंट है। इसको प्लीज़ उस पिछले लेक्चर को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लें। अब इसमें दोहरी गिनती का मतलब ये है कि अगर हम एक चीज़ को बार बार काउंट करते चले जाएंगे तो क्या होगा? उस चीज़ की कीमत एक्चुअल कीमत से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, उसकी ज़रूरी मालियत एक्चुअल मालियत से कहीं ज़्यादा हो जाएगी और हमारी कौमी आमदनी में इजाफे को शो करेगी, जो कि एक्चुअल इजाफा नहीं होगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम डबल काउंटिंग नहीं करते, बल्कि हम वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करते हैं। वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है, ये आप देख लें कि हर चीज़ की प्रोडक्शन की जो अगला मरहला है, उसकी जो इजाफी उस पर जो अखराजात आए हैं, हम सिर्फ उसको जमा करते हैं। मैं आपको ये पहला मरहला दिखाती हूँ कि इसमें पहले कॉलम में वो पहला मरहला है कि ख़ाम लकड़ी है, इसकी मालियत 10,000 है, मालियत में इजाफा भी 10,000। ठीक है, वो हमने लकड़ी ख़रीद ली और 10,000 रुपये की लकड़ी ख़रीद ली। दूसरे में हमने फ़र्नीचर से पहले उसकी कोई पॉलिश की, उसको काटा, उसको फलां किया, उसकी शक्ल लेके आए, कोई उसको शेप दी, उस पर रगड़ाई की, ये सब कुछ करने का, यानी कि उसको उसको प्रोसेस किया। जो भी प्रोसीजर के दौरान उसकी कीमत हुई वो थी 15,000, लेकिन एक्चुअल इसकी कीमत 15,000 नहीं है। इसमें 10,000 वो वाले भी शामिल हैं जो कि उसकी ख़रीदी हुई कीमत में शामिल थे। हमने उसकी वो ख़रीदी हुई कीमत 10,000 निकाल के उसकी जो इजाफी रकम 5,000 रुपये, आप एंड वाले कॉलम में देखें कि मालियत में इजाफा कितना हुआ है, 5,000 रुपये हुए। फिर तीसरे मरहले पे जब वो तैयार हो जाती है सब कुछ, इसमें हम आखिर में पॉलिश करते हैं, उसके पोशिश कर देते हैं, बटन्स, उसके पाए, उसकी जो भी चीज़ हमने लगानी है लगा लोगों की उसको एक फ़ाइनल शक्ल में देते हैं। फ़ाइनल प्रोडक्ट जब तैयार हो जाती है तो आप देखें कि उसकी जो मालियत यहाँ पर लिखी गई है वो है 25,000 रुपये, जबकि ये 25,000 नहीं है। इसमें वो वाली कीमत भी शामिल हो गई है जो ऊपर वाले 2, 10 और 15 थे। एक्चुअल इसमें जो इजाफी, इस मरहले पे जो इजाफी खर्च आया है वो था 10,000 रुपये। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि अगर हम कॉलम नंबर 3 को जमा करते हैं तो इस चीज़ की फ़ाइनल प्रोडक्ट की कीमत क्या बन जाती है? 50,000। जबकि अगर उसको वैल्यू एडिड मेथड से देखा जाए कि हम हर मरहले की इजाफी कीमत जमा करें तो वो बनती है 25,000। तो इसमें डबल काउंटिंग को हम शामिल नहीं करते, या तो हम चीज़ की पहली चीज़ को शामिल कर लेते हैं या फिर उसकी फ़ाइनल जो उसकी शक्ल होती है उसकी कीमत को हम ले लेते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करते हैं ताकि किसी भी चीज़ की डबल काउंटिंग ना हो सके और हमारी जो नेशनल इनकम है वो सही काउंट हो। फिर जो चीज़ें हम हॉबी के तौर पे करते हैं, मिसाल के तौर पर गार्डनिंग करते हैं, कोई मुर्गियाँ पालता है, कोई गाय भैंसें पालता है, उससे जो वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, गोश्त लेता है, अंडे लेता है, वो उसको भी हम शामिल नहीं करते। फिर बिला मुआवजा खिदमात भी, अपना खाना खुद पका लेना, एक खातून है वो अपने घर का काम खुद कर लेती है, स्वेटर बुन लेती है, वो कपड़े हम सी लेते हैं, इनको भी हम जो है हमारी नेशनल इनकम काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। फिर बिलवास्ता टैक्सेस जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेशनल इनकम होती है उसमें से हम बिलवास्ता टैक्स माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो पहले ही हमें हमारी इनकम में शामिल नहीं होते, वो जो प्रोड्यूसर होता है उसकी इनकम में शामिल होते हैं। ठीक है जी। आपको समझ आ गई है कि पैदावारी कीमत के नेशनल इनकम को जो है हम, सॉरी ये रहा कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पैदावार का मजमूआ बाज़ारी कीमत के लिहाज से। ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर आमदनियों का मजमूआ है। अब आमदनियाँ किन किन की होती हैं? अब आपको पता है कि आमदनी के हिसाब से आप देखें हमारे पास कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। हमारे पास 4 आमलीन पैदाइश हैं: लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। लेबर, हमारी जो ज़मीन है, वेजेस, लैंड से हमारे पास रेंट आता है,
मेहनत से हमारे पास क्या आती है, वेजेस आती हैं, सरमाए से हमारे पास इंटरेस्ट आता है, और एंटरप्रेन्योर क्या हासिल करता है हमारे पास, एंटरप्रेन्योर से हम मुआवजा हासिल करते हैं। ठीक है जी। अब आप देखें कि इसमें आप लिखा हुआ है कि जो लगान है, रेंट है, वो हमें ज़मीनों, कुदरती हथियात, मकानों के किराए और अपने रिहायशी मकानों के किराए से आता है। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है मजमर लगान, इसको अभी आप छोड़ दें, ये जब हम लगान का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद वेजेस आ जाती हैं। वेजेस क्या होती हैं, जो सरकारी, नीम सरकारी और जो प्राइवेट महकमों में लोग काम करते हैं, फिर डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये मुआवजे हासिल करते हैं, दूसरे अलाउंसेस मिलती हैं, फिर हमें जो हमारे फ़लाह बहबूद के लिए मिलने वाले फ़ंड्स होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हमारी उजरतों में शामिल होती हैं। फिर कैपिटल सूद जो है वो हमारा इंटरेस्ट। ठीक है जी। कैपिटल का हमें क्या हासिल होता है, इंटरेस्ट हासिल होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मुश्तरका सरमाए की जो अंजुमन है, जो बॉन्ड्स हैं, जो हमारे, अगर किसी ने कर्ज़ा लिया हुआ है, गवर्नमेंट भी कर्ज़ा लेती है, प्राइवेट सेक्टर भी कर्ज़ा लेता है, और वो उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, ये हम शामिल कर लेते हैं। फिर इसमें एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट जो हैं वो शामिल होते हैं। कारोबार के मुनाफा जात हैं, इनफरादी हो या शराकत हो। शराकत यानी कि एक से ज़्यादा लोग मिल के काम करते हैं। मुश्तरका सरमाए की अंजुमन और इमदाद बामी। मुश्तरका सरमाए की अंजुमन का मतलब होता है कि कुछ लोग मिल के कुछ सरमाया इकट्ठा करके कारोबार करते हैं। इमदाद बामी का तरीका होता है कि जब कोई मदद नहीं कर रहा होता तो कुछ लोग मिल के अपनी मदद आपके तहत कारोबार करते हैं, और इस किस्म के जो मुनाफे हासिल होते हैं, इस तरह के प्रॉफिट से, हम उनको कहते हैं कि जी ये कौमी आमदनी बलिहाज क्या है, बलिहाज हमारी उजरतें हैं। ठीक है जी। अब आप देखें कि कौमी आमदनी में y इज़ इक्वल टू आर, रेंट, वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट। ठीक है जी। अब इसमें जो हमने एहतियात करनी है वो ये करना है कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स को शामिल नहीं करना, क्योंकि वो पहले किसी के इनकम में जो हैं वो शामिल हो चुकी होती हैं। फिर दूसरी बात, गैर कानूनी वसूलियाँ, चोरी, डकैती, स्मगलिंग, ये सब भी इसमें शामिल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारी आमदनी से निकल चुकी होती हैं। ठीक है जी। अगला जो हमारा मेथड है वो है कुल खर्च का मेथड। कुल खर्च का मेथड हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, मैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है। कुल खर्च में हम ये देखते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर जो चीज़ खर्च की जाती है उनको अगर हम जमा कर लें तो हमें कौमी आमदनी बलिहाज कुल खर्च के तरीका हासिल हो जाती है। ठीक है जी। इसमें हम सबसे पहले इसमें जो एक समझने वाली बात है, इसमें हम खालिस कौमी आमदनी बलिहाज मसारिफ़ आमलीन पैदाइश एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि जो आमलीन पैदाइश की आमदनी होती है उसके हिसाब से हम इसको मालूम करेंगे कि जो लोग अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर निजी सरफी खर्च है, मैंने आपको बताया था, खाना पीना, रिहाइश, दीगर ज़रूरियात। सरकारी सरफी ख़र्च क्या है, जो कि हुकूमत ख़र्च करती है तालीम पे, माशरती सहूलियात देने पे, मुल्की दिफा पे, लोगों की तालीम वगैरह पे, उनके गैर तरक्याती अखराजात जो होते हैं वो भी ये सर खर्च करती है। फिर निजी सरमायाकार, आम अफराद जो लोग कारोबार करते हैं, नए मकान बनाना, नए घर बनाना, चीज़ें बनाना, उनसे हासिल शुदा जो रकूमात होती हैं ख़र्च की हुई। फिर सरकारी सरमायाकारी की गवर्नमेंट भी, ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, पुल, रेलवे, खमाल, ये सब चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट बनाती है। तो ये जो गवर्नमेंट जब इसको तैयार कर लेती है, इस पे जो अखराजात करती है, अगर हम इन सब चारों किस्म के अखराजात को, यानी कि हम निजी सर्फ को, सरकारी सर्फ को, निजी सरमायाकारी को और गवर्नमेंट की सरमायाकारी को, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जब हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कुल कौमी आमदनी बलिहाज ख़र्च आ जाता है। ठीक है जी। अब आपने देखा होगा कि कौमी आमदनी किस तरह हम दो तरीक़ों से मालूम करते हैं कि देखें, y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि जो हमारी आमदनी है या हम उसे खर्च कर लेते हैं या बचा लेते हैं। जो बचा लेते हैं वो क्या होती है, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, वो इन्वेस्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सी जो है वो कॉमन है। अब अगर आप देखें तो कि फिर कुल कौमी आमदनी जो है वो कुल खर्च के बराबर होती है। ठीक है जी। क्लियर हो गया कि कैसे कुल खर्च जो है, कौमी आमदनी जो है वो कुल खर्च के बराबर हो जाती है।